पिताजी की मौत को 10 दिन बीत चुके हैं। घर में मातम वैसे का वैसा है। दीदी की तबीयत में कोई सुधार नहीं है। दीदी अपना बेजान सा शरीर लिए लेटी रहती है। उनमें खड़े होने की भी क्षमता ख़त्म हो चुकी है। मैं ऋषि शहर जाकर काम संभालने की इस वक्त सोच भी नहीं सकता। खैर, दीदी को कई डॉक्टर कई वैद्यों को दिखाया, लेकिन दीदी की हालत लगातार बिगड़े जा रही है। और जब ऐसे ही 1 महीना और बीता, एक रात मैं एक बुरा सपना देखकर 1 बजे उठा। मैंने सपने में देखा था कि दीदी के सिरहाने एक औरत मेरी तरफ पीट करके बैठी है। वो दीदी को कुछ कर रही थी और दीदी छटपटा रही थी, तड़प रही थी। ये सपना देख मैं सचमुच काफ़ी डर चुका था। इसीलिए मैंने सोचा एक बार दीदी को देख कर आता हूँ। मैं दीदी और माँ के कमरे तक पहुँचा। दरवाज़ा एक बारीक दरार जितना खुला था और उसमें से आती रोशनी से ये साफ जाहिर हो रहा था कि अंदर की बत्ती चालू थी। मैंने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही एक पल के लिए मुझे लगा कि दीदी बिस्तर पर बैठी थी और दरवाज़ा खुलते ही दीदी वापस लेट गई। मैं पास गया, ध्यान से देखा तो ऐसा लगा जैसे दीदी गहरी नींद में सो रही हो और माँ के चेहरे पर भी एक थकान, चिंता और दुख सोते हुए भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। खैर, सब कुछ ठीक देखकर मैं अपने कमरे में जाने के लिए पलटा, लेकिन पलटकर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाया, क्योंकि ठीक दरवाजे पर एक औरत लाल शादी के जोड़े में खड़ी, जिसका चेहरा बिल्कुल काला और आंखें लाल थी। उसके बालों में कीड़े रेंग रहे थे। इतना भयानक रूप देखकर मेरी चीख निकलने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही मैंने अपने मुंह पर हाथ रखा ताकि मेरी कोई भी आवाज़ सुनकर माँ या दीदी की आंख ना खुले और उन्हें ये भयानक मंजर न देखना पड़े। मुझे ऐसा करता देख सामने खड़ी वो औरत मुझसे बोली, आज बचा लेगा, कल बचा लेगा, मगर कब तक बचाएगा? तेरा सपना एक दिन तो जरूर पूरा करूंगी। इतना बोलकर वो औरत मेरी आंखों के सामने पलक झपकते ही गायब हो गई। उसके गायब होते ही मैंने पलटकर दीदी और माँ की तरफ देखा। वे लोग अभी भी आराम से सोए हुए थे। शुक्र है कि उनमें से किसी ने उस भूतनी को नहीं देखा। खैर, मैं अपने कमरे में गया। बार बार उसी औरत का भयानक चेहरा मेरी नज़रों के सामने आ रहा था। मैं इतना तो समझ चुका था कि दीदी आखिर इतने दिनों से क्यों बीमार है। दीदी पर किसी ऐसी रूह का साया था जो बुरी है, शैतानी है। उस रात इसी बारे में मैं सोचता रहा। इस बारे में मैंने घर पर कोई जिक्र नहीं किया। अगले दिन सुबह होते ही मैं एक बार फिर दीदी के कमरे में उन्हें देखने के लिए गया। उस वक्त माँ भी उठकर अपने काम में लग चुकी थी। मैं दीदी के पलंग के पास खड़ा होकर उनके चेहरे को देखने लगा और तभी दीदी की आंखें धीमे धीमे खुली। उनकी आंखों को खुलता देख मुझे अच्छा लगा, लेकिन फिर होठों पर आई एक रहस्यमय मुस्कान ने मुझे एक पल में कल रात का पूरा नज़ारा याद दिला दिया। और जैसे ही मैंने एक पल से भी कम समय के लिए अपनी पलक झपकाई कि ठीक उसी वक्त दीदी की आंखें फिर से बंद हुई और अब चेहरे पर थकान और दर्द के अलावा कुछ नहीं था। मैं बिना देरी किए गांव के मंदिर वाले पुजारी के पास गया और उन्हें जो जो मैंने देखा वो सब बताया। पुजारी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे सांत्वना देते हुए कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हें भ्रम में नहीं रखना चाहूँगा, बल्कि मैं तुम्हें साफ साफ बताऊँगा कि जिस हिसाब से तुमने तुम्हारी समस्या मुझे बतलाई है, उस हिसाब से कोई तंत्र साधक ही तुम्हारी मदद कर सकता है। और जब तक तुम साधक को ढूंढते हो, तब तक ये धागा गुड़िया की कलाई पर बांध देना। इतना कहकर पुजारी जी ने एक धागा, कुछ मंत्र पढ़कर और धागे को मुट्ठी में बंद कर उसमें फूंक मारकर पुजारी जी ने मुझे थमाया।
धागा लेकर मैं वहाँ से चला तो पुजारी जी ने मुझे पीछे से आवाज़ लगाते हुए कहा, बेटा वो रूह काफ़ी शक्तिशाली मालूम पड़ती है, इसीलिए ध्यान रखना, अपने कान और आँख खुली रखना, भोलेनाथ पर भरोसा रखना, वो सब ठीक कर देंगे। और हो सके तो आज ही रात को शमशान वाले तांत्रिक बाबा से मिलो। मैंने पुजारी जी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, जी पुजारी जी, और वहाँ से घर की ओर निकल पड़ा। घर जाते ही मैंने वो धागा दीदी के हाथ पर बांधा। पूरा दिन ठीक गुजरा। रात को खाना खाकर सब सोए हुए थे। समय रात के 11 बजे का था। मैं जाग रहा था क्योंकि 12 बजे मुझे शमशान जाना था। मैं आंखें खोलकर ही बिस्तर पर लेटा लेटा इस सब के बारे में सोच रहा था जब मेरे कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। और दरवाज़ा खुलते ही जो मैंने देखा वो देखते ही मुझे मेरी आंखों पर शक हुआ, क्योंकि दरवाजे से अंदर पिताजी मेरी ओर बढ़े। पिताजी को देख मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गया और मेरी आंखें भर आई। पिताजी मेरे पास आए और मेरे सर पर हाथ फिराते हुए कहा, तुम बहुत बहादुर हो ऋषि, तुम जो भी करोगे सही करोगे और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और इतना बोलकर पिताजी मेरी नज़रों के सामने से ओझल हो गए। पिताजी की बात सुनकर मुझ में काफ़ी हिम्मत आ चुकी थी, इसीलिए मैं तुरंत बिस्तर से उठा शमशान जाने के लिए और बिना आवाज़ किए धीमे धीमे चलकर मैं दरवाजे तक पहुंचा। दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते ही मेरी नज़र दाईं ओर उकड़ू बैठी उसी भूतनी पर पड़ी जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराते मुस्कुराते वो मुझसे कह रही थी, जा रहा है अपनी मौत खरीदने। मैंने उसकी बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया और निकल पड़ा घर से शमशान की ओर। शमशान की तरफ जाने वाले उस कच्चे रास्ते पर सूखी पत्तियों पर मेरे अलावा किसी और के भी कदमों की आवाज़ मुझे मेरे पीछे पीछे साफ सुनाई दे रही थी। शायद ये वही औरत थी जो मुझे शमशान वाले तांत्रिक के पास जाने से रोकना चाहती थी, लेकिन मैं एक बार भी पीछे नहीं मुड़ा। शमशान पहुंचकर गेट से 2 कदम अंदर लेते ही मैंने देखा कि तांत्रिक बाबा ध्यान में बैठे थे और तभी मैंने पीछे मुड़कर उस भूतनी को देखने की कोशिश की, लेकिन अब पीछे कोई भी नहीं था। मैं तांत्रिक बाबा के पास जाकर खड़ा हो गया और मेरी हलचल सुनकर उन्होंने अपनी आंखें खोली। मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, बाबा मेरी मदद करो, मेरी बहन पर एक बुरी शक्ति का साया है, वो उसकी जान लेना चाहती है। बाबा ने हाथ से इशारा करके मुझे आगे बोलने से रोकते हुए अपनी आंखें फिर से बंद की और 2 मिनट बाद आंखें खोलकर मुझसे कहा, यही सही वक्त है, चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ। और मैं बाबा को साथ लेकर घर की ओर निकल पड़ा। हम घर से 50 कदम ही दूर रहे होंगे तब बाबा ने मुझे रोकते हुए कहा, वो मशान की भूतनी है। औरतों का शमशान में कदम रखना अनुचित माना जाता है, लेकिन तुम्हारे पिताजी के अंतिम संस्कार के दौरान तुम्हारी बहन ने भावुक होकर शमशान में कदम रखा और उसी दौरान मशान की उस भूतनी ने तुम्हारी बहन को अपने वश में कर लिया। बाबा की इस बात पर मैंने बाबा से एक सवाल पूछा, तो बाबा इसका इलाज? बाबा ने एक नज़र मेरी तरफ और फिर घर की ओर देखकर चल पड़े। घर में घुसते ही मैंने देखा कि माँ दीदी के कमरे के दरवाजे पर बैठी रोए जा रही थी। मैंने दौड़कर माँ को संभाला और उनसे पूछा कि क्या हुआ। तब माँ ने बताया कि दीदी अजीब हरकतें कर रही है, वो माँ को बुढ़िया बुला रही है और आवाज़ बदल कर बातें कर रही है। माँ की ये बात सुनकर मैंने माँ से कहा, कोई बात नहीं माँ, अब बाबा आ गए हैं, दीदी जल्द ही ठीक हो जाएगी। और इतना बोलकर मैंने माँ को दरवाजे के पास से खड़ा किया। बाबा ने आगे बढ़कर दीदी के कमरे का दरवाज़ा खोला तो मैंने अपनी आँखों से साफ साफ देखा कि दरवाज़ा खुलने के साथ ही दीदी बिस्तर से ऐसे उठी जैसे उन्हें किसी ने बालों से पकड़कर उठाया हो।
दीदी पलंग से नीचे पैर लटका कर बैठी बाबा की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराए जा रही थी और दीदी के पीछे वही मशान की भूतनी अपने भद्दे चेहरे पर एक भयानक मुस्कान लिए खड़ी थी। बाबा कुछ मंत्र बुदबुदा रहे थे। तब दीदी और वो मशान की भूतनी एक साथ बोली, तू कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इसको मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। उनकी ये बात खत्म हुई। बाबा ने मंत्र बुदबुदाते हुए अपनी पोटली से मुट्ठी भरकर एक भस्म निकाली और धीमे धीमे दीदी के पास जाकर बाबा ने वो भस्म दीदी के माथे पर मल दी। भस्म माथे पर मलते ही दीदी पूरी तरह छटपटाने लगी और कुछ देर छटपटाने के बाद बेजान सी होकर पलंग पर ही गिर पड़ी और अब मशान की वो भूतनी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन कार्य शायद अभी भी अधूरा था। बाबा ने दीदी के बालों को पकड़कर बालों का एक गुच्छा दीदी के सर से उखाड़ लिया और बाबा घर से बाहर आ गए। बाबा ने हमसे कहा कि उस रात हमें दीदी के आस पास भी नहीं भटकना है, क्योंकि बाबा जी उस मशान की भूतनी को कैद करने वाले थे और ये कार्य वो शमशान में ही करने वाले थे। इस कार्यविधि के दौरान दीदी के आसपास कोई होता तो वो भूतनी उसे अपने वश में कर सकती थी। इसीलिए उस रात हम दीदी के कमरे के आसपास भी नहीं गए। पूरी रात दीदी के रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रही, लेकिन फिर भी मैंने और मेरी माँ ने अपनी भावनाओं पर काबू बनाए रखा। उस रात माँ ने मुझको ये बताया कि अक्सर रातों को दीदी माँ से अजीब ढंग में बातें करती थी। मुझे चिंता ना हो, बस इसीलिए माँ ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। खैर, उस रात के बाद दीदी की हालत में लगातार सुधार होता गया। 10 दिन बाद ही वो चल फिर सकती थी, सबसे हंस बोल सकती थी। उन दिनों दीदी के साथ क्या हुआ उसमें से दीदी को कुछ भी याद नहीं था। खैर, तांत्रिक बाबा और भोलेनाथ की कृपा बदौलत मेरी दीदी फिर से पहले जैसे स्वस्थ हो चुकी थी। मैं हूँ सैम और ये थी रेड स्केरी पॉडकास्ट में आज की कहानी।